ईपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लेके लोगों को हमेशा काफी कंफ्यूजन रहती है और अभी रिसेंटली ईपीएफ की टैक्सेशन को लेके भी कुछ नए रूल्स आ गए हैं। तो सारी कंफ्यूजन इस एपिसोड में हम क्लियर करने वाले हैं और साथ में मैंने एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव ईपीएफ कैलकुलेटर बनाया है, तो कैलकुलेट करके देखेंगे कि आखिर ईपीएफ से हमें रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मुकुल, आप देख रहे हैं द एसेट योगी शो। बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी ऐप आने वाली है। मेरा और मेरी टीम का ऐसा मानना है कि इससे इन्वेस्टिंग काफी सिंपल हो जाएगी। ऐप के लिए आप अर्ली साइन अप कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट्स एंड अर्ली एक्सेस। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ईपीएफ की बात करने से पहले मैं आपसे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, जनरली ज्यादातर कंपनीज में जो सैलरी मिलती है वो सीटीसी बेसिस पे मिलती है, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी बेसिस पे, यानी कि उसमें से हमारे बहुत सारे डिडक्शंस हो जाते हैं। तो जो कंपनी को ओवरऑल कॉस्ट पड़ रही है एक एम्प्लॉय को हायर करने की, उसके हिसाब से हमारी सैलरी होती है। तो ये डिडक्शंस होती हैं हमारी, जैसे कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो हो सकता है, मील्स कई जगह पे प्रोवाइड की जाती हैं उसकी कॉस्ट हो सकती है, ग्रेचुटी का अमाउंट हो सकता है। लेकिन एक पोर्शन बहुत ही बड़ा होता है जो काफी बड़ा डिडक्शन का पोर्शन होता है, वो होता है ईपीएफ, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। वो हमारे सीटीसी का अप टू 24% हो सकता है। अब यहां पे बहुत सारी कंपनीज खाली 1800 पर मंथ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ले रही होती हैं और खाली 1800 ही अपनी तरफ से भी डाल रही होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के आखिर रूल्स क्या हैं, मैं आपसे जल्दी ही बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये ईपीएफ होता क्या है, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है। ईपीएफ की अगर हम बात करें तो ये एसेंशियली एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट कवर हो जाती है, पेंशन कवर होती है और साथ में इंश्योरेंस भी कवर हो जाती है। तो जब भी कोई एम्प्लॉय एक नई जॉब ज्वाइन करता है तो जो भी एम्प्लॉयर होता है उसको एक आईडी जनरेट करना होता है विद ईपीएफओ, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और ईपीएफओ एक यूएएन बना के देता है एम्प्लॉयर को उस एम्प्लॉय के लिए। यूएएन की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये एक स्पेशल आईडी होता है फॉर योर ईपीएफ अकाउंट। अब ये जो यूएएन क्रिएट होता है, अगर बाई चांस आप जॉब को स्विच कर लेते हैं तो आपका ये जो अकाउंट नंबर है ये दूसरे एम्प्लॉयर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आपका जो भी प्रोविडेंट फंड का बैलेंस होता है वो आपका, जब आप स्विच करते हैं जॉब को, वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। आप अपने अकाउंट बैलेंस को इस यूएएन के थ्रू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये किसके लिए कंपलसरी है, कौन सी कंपनीज के लिए कंपलसरी है प्रोविडेंट फंड का अकाउंट बनाना। तो जो भी कंपनी के एम्प्लॉइज मोर देन 20 होते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ मोर देन 20 होती है, उनके लिए ये कंपलसरी है। लेस देन 20 एम्प्लॉइज वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉलंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। अब ये तो हमने कंपनी की बात की। अब एम्प्लॉइज के लिए क्या यहां पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आती है? तो जिन भी एम्प्लॉइज की लेस देन 15,000 रुपीज सैलरी होती है, बेसिक प्लस डीए यानी कि बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, उनके लिए प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। और जिनकी भी मोर देन 15,000 सैलरी है उनका वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होता है। तो अब यहां पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के रूल्स आखिर क्या हैं? अगर किसी की सैलरी लेस देन 15,000 है तो वहां पे जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए होता है मिनिमम, अगर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ वहां पे मोर देन 20 है। तो अगर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ लेस देन 20 है तो वहां पे अप टू 10% तक वो एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। बात आती है अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। उस केस में जहां पे लेस देन 15,000 ही अभी सैलरी चल रही है एम्प्लॉय की, उस केस में मिनिमम 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए एम्प्लॉयर को भी डालना पड़ता है, यानी कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उतना ही एम्प्लॉयर को भी मैच करना पड़ता है। अब बात करते हैं जिन एम्प्लॉयज की मोर देन 15,000 सैलरी है। तो पहले तो हमने ये बात कर ही ली कि उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वॉलेंट्री बेसिस पे होता है। तो जो पीएफ अपना कटवाना चाहता है वो बोल सकता है अपने एम्प्लॉयर को और उसका वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। लेकिन अगर ये एम्प्लॉय पहले से ही पीएफ के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और यहां पे कंट्रीब्यूशन कितना कितना होता है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% होता है ऑफ बेसिक एंड डीए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 12% होता है, लेकिन ये 12% से ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर म्यूचुअली एग्री करते हैं कि हम ज्यादा भी भर सकते हैं पीएफ के अंदर तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि फिर आपकी इन हैंड सैलरी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जनरली बहुत सारी कंपनीज एक स्टैंडर्ड रूल ही बना देती हैं, या तो वो 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए सबके लिए काट लेते हैं, या फिर वो जो 15,000 का मिनिमम नंबर है
उसका 12% काटना शुरू कर देते हैं। तो 12% ऑफ 15,000 की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है हमारा अमाउंट 1800 पर मंथ। इस वजह से ये 1800 पर मंथ का जो नंबर है ये काफी पॉपुलर है। तो काफी सारी कंपनीज ये 1800 पर मंथ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ले लेती हैं और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 1800 पर मंथ हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला पैसा है ये आखिर जाता कहां है। अगर हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए हमारा कलेक्ट हुआ वो सीधा जाता है हमारा ईपीएफ अकाउंट के अंदर सारा का सारा। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला पैसा होता है वो हमारा डिवाइड हो जाता है ईपीएफ और ईपीएस में। तो जो ईपीएफ होता है वो हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, जहां पे हमारा जाता है 3.67% अमाउंट, यानी कि 12% में से 3.67% वहां चला गया। और जो ईपीएस में जाता है पैसा वो होता है हमारा 8.33%, यानी कि 12% में से जो बाकी का 8.33% है वो ईपीएस में जाता है। ईपीएस होता है हमारा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अब देखिए यहां पे ईपीएफ और ईपीएस के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है। जो हमारा ईपीएफ वाला अमाउंट है वो एक रिटायरमेंट अकाउंट के अंदर जा रहा है, वहां पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। और ये जो ईपीएस वाली स्कीम है ये एक पेंशन स्कीम है, इसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो ये जितना भी हमारा कॉर्पस बनता है उसके हिसाब से हमारी एक मंथली पेंशन, मंथली हमें जो कुछ अमाउंट मिलेगा वो मिलना शुरू हो जाता है इस ईपीएस के अंदर जितना भी हमारा पैसा इकट्ठा होता है। अब यहां पे एक और कैच है, ईपीएस के अंदर जो हमारा मैक्सिमम पैसा जाता है उसके ऊपर 1250 रुपीज की कैप लगी हुई है। तो जो बाकी का ईपीएस के अंदर अमाउंट बचा वो हमारा ईपीएफ का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ईपीएफ अमाउंट था उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो वो जो 3.67% वाला नंबर था उसके अंदर ये बाकी का ईपीएस वाला अमाउंट भी ऐड हो जाता है। अब घबराइए नहीं, हो सकता है आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, मैं ये सारी की सारी आपको एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन दिखाऊंगा और वो आप कैलकुलेटर खुद भी यूज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो ईपीएस के अंदर हमें पेंशन मिलती है वो कितनी मिलती है। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जो हमारी एवरेज 60 मंथ्स की सैलरी होती है वो ले ली जाती है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, वो ले लिए जाते हैं, उसको अमाउंट को 70 से डिवाइड कर दिया जाता है, वो हमारी मंथली पेंशन बन जाती है। और यहां पे मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 1000 रुपीज का होता है और मैक्सिमम ये जो पेंशन जा सकती है वो 7500 पर मंथ की जा सकती है। अब यहां पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो ये ईपीएफ और ईपीएस का हमने पार्ट देखा, इसके अलावा भी दो पोर्शन और होते हैं, वो ओवर एंड अबव होते हैं, जिसके अंदर एक पोर्शन होता है हमारा ईडीएलआई, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। इसके अंदर 0.5% ऑफ योर बेसिक एंड डीए का चार्ज लगता है और ये एक तरीके से प्रीमियम की तरह भरा जाता है ईपीएफओ के अंदर और इससे हमें इंश्योरेंस मिल जाती है एज एम्प्लॉइज। और ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट होता है ये अप टू 7 लाख का होता है। फिर जो फोर्थ पार्ट होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, वो एक और 0.5% का चार्ज लगता है जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। तो ये जो 0.5% के ईडीएलआई चार्जेस और 0.5% के एडमिन चार्जेस होते हैं ये ओवर एंड अबव होते हैं जो एम्प्लॉयर को ही बियर करने पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं टैक्सेशन की कि पीएफ पे हमारा टैक्स कैसे लगता है। देखिए पहले ये आता था एग्जेम्प्ट कैटेगरी में, यानी कि इन्वेस्टमेंट स्टेज पे भी कोई टैक्स नहीं, एक्रूअल स्टेज यानी कि जब हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है हमारे अमाउंट पे उस पे भी कोई टैक्स नहीं, और फिर मैच्योरिटी स्टेज में जब हम पैसा अपना निकालते हैं उस टाइम पे भी कोई टैक्स नहीं। लेकिन 2020 और 2022 में कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं। अब यहां पे आ गई हैं कुछ लिमिट्स। एग्जेम्प्ट कैटेगरी अभी भी है लेकिन विद लिमिट्स है। तो पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टेज की। अब इन्वेस्टमेंट स्टेज में भी हम दो टाइप से अमाउंट डाल रहे हैं, एक है हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दूसरा है हमारा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन हमारा सेक्शन 80C के अंदर कवर होता है। तो जितना भी अमाउंट हमने डाला एज एन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन वो सारा हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है अप टू 1.5 लाख ऑफ लिमिट। तो जो सेक्शन 80C की ओवरऑल लिमिट है 1.5 लाख, उसके अंदर हमारा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन वाला आ जाता है। उसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये पहले भी इतनी ही लिमिट थी, अभी भी उतनी ही लिमिट है। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाली लिमिट थी हमारी उसमें कोई भी लिमिट नहीं थी पहले, अब यहां पे लिमिट लग गई है 2020 से। ये लिमिट कितनी है? ये लिमिट है हमारी 7.5 लाख की। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टोटल आइदर इन द फॉर्म ऑफ ईपीएफ एंड एनपीएस, एनपीएस भी एक और हमारी स्कीम होती है नेशनल पेंशन सिस्टम, तो इनका टोटल मिला के जो लिमिट है वो 7.5 लाख की पर एनम है। इससे ऊपर जितना भी अमाउंट होगा वो एज परक्विजाइट से ट्रीट कर लिया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो ये लिमिट हमें समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं एक्रूअल स्टेज की। तो जो हमें इंटरेस्ट मिलता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे, उस पे आखिर अब कितना टैक्स लगता है। पहले हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना भी ईपीएफ के अंदर जा रहा है उस पे हमें जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं है, कोई लिमिट भी नहीं है। तो वो जितना भी हमारा अमाउंट है उस पे किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अब दूसरा आता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। पहले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का भी जितना भी इंटरेस्ट बनता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब यह टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। 2.5 लाख से ऊपर का जितना भी हम हर साल अमाउंट डालेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में, उसके ऊपर हमारा टैक्स लग जाएगा। अब तीसरी स्टेज आती है हमारी मैच्योरिटी की। तो मैच्योरिटी में हमारा जितना भी अमाउंट हम निकालते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर हमारी 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। चलिए अब बात करते हैं ईपीएफ का। अगर हमें अमाउंट विड्रॉ करना है किसी केस में तो हम कितना कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इस पे भी लोगों के काफी सारे सवाल होते हैं। तो देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि ये जो ईपीएफ का प्रोडक्ट है ये एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। सरकार आपको आसानी से पैसा यहां पे निकालने नहीं देगी। तो किन केसेस में हम यहां पे पैसा निकाल सकते हैं? हम 100% पैसा विड्रॉ सिर्फ 2 ही केस में कर सकते हैं। पहला, हम रिटायरमेंट पे पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि मैच्योरिटी पे निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमारी जॉब चली जाती है या किसी वजह से हम अपनी जॉब छोड़ देते हैं तो आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम अपना 100% पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ 2 ही केसेस हैं जब हम 100% विड्रॉल कर सकते हैं। फिर हम 75% विड्रॉल कर सकते हैं अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को 1 महीने से ज्यादा हो जाता है तो। फिर हम 90% पैसा निकाल सकते हैं जब हम रिटायर होने वाले हैं। तो आफ्टर 54 ईयर्स ऑफ एज, रिटायरमेंट में अगर आपका 1 ही साल बचा हुआ है तो हम पैसा अपना निकाल सकते हैं। फिर कुछ पार्शियल विड्रॉल लिमिट्स भी हैं स्पेशल केसेस के लिए। परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए आपको कुछ लिमिट मिल सकती है, लोन रीपेमेंट के लिए मिल सकती है, कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है फैमिली के अंदर, उसके लिए कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों की मैरिज या हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और ये जितने भी आपको विड्रॉल करने हैं इसके लिए आप ईपीएफओ की वेबसाइट पे जा सकते हैं जहां पे आपको ये सारी लिमिट्स मिल जाती हैं और वहीं पे जाके आप अपना ऑनलाइन क्लेम भी डाल सकते हैं। चलिए अब हम एक्सेल पे चलते हैं, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि अगर हम ईपीएफ में पैसा डालते हैं तो आखिर हमारा टोटल कॉर्पस कितना बन जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो यहाँ पे मैंने कुछ एजम्पशंस पकड़ी हैं। तो ये येलो कलर से आप जो सेल्स देख रहे हैं इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट एज पकड़ ली है 24 ईयर्स की, तो इसका जो भी आपकी एज है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर रिटायरमेंट एज मैंने पकड़ ली है 58 ईयर्स की। करंट सैलरी बेसिक प्लस डीए की मैंने यहाँ पे एजम्पशन ली है 30,000 पर मंथ। अब ये सीटीसी अमाउंट नहीं है, ये हमारा खाली बेसिक प्लस डीए जो पर मंथ है उतना ही अमाउंट है। तो हो सकता है एक्चुअल जो हमारी सैलरी हो वो इससे डबल हो। एक्सपेक्टेड एनुअल इंक्रीज मैंने यहां पे पकड़ा है 10% का। अब देखिए, जब हम जॉब करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम लाइफ टाइम सेम ही सैलरी पे जॉब करेंगे, हमारा इंक्रीमेंट भी होता है और हमारे प्रमोशंस भी होते हैं। तो यहां पे मैंने एक एवरेज पकड़ ली है 10% इंक्रीमेंट पर एनम की। फिर मिनिमम सैलरी फॉर पीएफ होती है हमारी 15,000 पर मंथ की। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 15,000 पर मंथ के हिसाब से ईपीएफ कैलकुलेट होता है तो आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन में यस। अगर आपका फुल सैलरी पे ईपीएफ कैलकुलेट हो रहा है तो आप इसे नो छोड़ सकते हैं। फिर हमारी यहाँ पे कुछ एजम्पशंस और आ गई हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो गया हमारा 12% का, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ईपीएफ में चला गया हमारा 3.67% और ईपीएस में हमारा चला गया 8.33%। इंटरेस्ट रेट की एजम्पशन मैंने अभी पकड़ रखी है 8.15% पर एनम की। तो जो भी आपका करंट ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अगर आप इसे फ्यूचर में यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहां पे हम एक बार नीचे आ जाते हैं अपने रिजल्ट सेक्शन में। एक चीज मैं आपको यहां पे हाईलाइट करना चाहूंगा। अब देखिए, यहां पे ईपीएस का जो अमाउंट है ये 1250 का अमाउंट है। इस पे बेसिकली कैप लग गई है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि 1250 की हमारी यहां पे कैप लग जाती है, यानी कि हर महीने मैक्सिमम ईपीएस के अंदर जो अमाउंट है वो खाली 1250 का ही जा सकता है। और बाकी का जो इसके अंदर हमारा अमाउंट बचा, देखिए 12% ऑफ अगर हम अपनी सैलरी निकालें बेसिक की तो वो हमारा अमाउंट बन रहा है 3,600। 3,600 में से 1250 अगर हमारा ईपीएस में चला गया तो बाकी का जो अमाउंट बचा वो हमारा ईपीएफ ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अंदर ऐड हो गया। तो अगर हम इन दोनों पोर्शंस को ऐड करके देखेंगे तो ये हमारा 3,600 ही अमाउंट बनेगा। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया हमारा 3,600 और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी हो गया हमारा 3,600 का। फिर हम यहां पे अपनी सारी कैलकुलेशन देख सकते हैं कि हमारा ये कॉर्पस कैसे कैसे बनता जा रहा है। आपको ये मंथ वाइज कॉर्पस की कैलकुलेशन मिल जाएगी। हर साल के एंड में आपका टोटल कितना पोर्शन बना ये मैंने डार्क ग्रीन कलर से यहां पे हाईलाइट कर दिया है। तो अब यहां पे हम नीचे आते जाते हैं, जहां पे अब ये अमाउंट बाद में जीरो हो जाएंगे, वहां पे हमें अपना टोटल अमाउंट का कॉर्पस मिल जाएगा। ये देखिए 34 ईयर्स के बाद, यानी कि 24 से किसी ने अमाउंट अपना डालना शुरू किया, 24 की एज से 58 उसकी जो थी वो रिटायरमेंट एज थी, तो टोटल उसने 34 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया। तो ईपीएफ और ईपीएस का जो टोटल कॉर्पस बन गया वो 5 करोड़ से भी ज्यादा बन गया। अगर आप यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो करीब 30 लाख के आसपास ही हुई होगी, लेकिन ये हमारा जो कॉर्पस है ये काफी बड़ा बन गया।
यहां पे बेसिकली कंपाउंडिंग हमारी काफी ज्यादा हो जाती है। इंटरेस्ट का जो पोर्शन होता है वो इतने सालों में काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उनको डेफिनेटली यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। आई एम श्योर ईपीएफ को लेकर उनके जो भी डाउट्स हैं डेफिनेटली क्लियर होंगे।